सभी को प्यार भरा नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में इंपीरियल एग्रो क्लासेस में। सबका स्वागत है। स्टूडेंट कम आए हैं, प्लीज़ लिंक को एक बार शेयर कर दो ताकि स्टूडेंट ज़्यादा आ सकें। लिंक को शेयर कर दो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जुड़ सके, फिर हम क्लास लेंगे। आज बहुत ही धमाकेदार क्वेश्चन लाया हूँ आपके लिए, चुन चुन के क्वेश्चन लाया हूँ, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और बहुत ही अच्छे तरीके से समझाऊँगा आपको। आ जाइए जल्दी से। कल से लिंक थोड़ा जल्दी दे दिया करूँगा मैं, क्योंकि मैं भी क्या करूँ, अकेला आदमी हूँ, सब कुछ करना पड़ता है मुझे। लिंक को एक बार शेयर कर दीजिए और शेयर करने के बाद में फिर आप वापस आ जाइए, फिर हम क्लास चालू करेंगे। और कल जो एक क्वेश्चन में प्रॉब्लम हुई थी उसका भी मैं आज शॉर्ट आउट करूँगा कि क्या होता है। तो जल्दी से आ जाइए, एक बार लिंक शेयर कर दिया हो तो आ जाइए जल्दी से। नमस्कार, गुड इवनिंग सबको, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। भाई लाइव क्लास में स्ट्रेंथ थोड़ी कम है, सुबह तो बहुत कम रहती है और शाम को भी कोई खास नहीं रहती है। 50 के समथिंग स्टूडेंट हो तो थोड़ा मज़ा आए। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। थोड़े स्टूडेंट कम लग रहे हैं आज। सबका जवाब देंगे, सबका जवाब देंगे। आप जब लाइव क्लास चलती है तब तो आप सवाल पूछते हो, फिर क्लास जब ख़त्म हो जाती है तो सारे चले जाते हो, कोई मेरे से सवाल करता ही नहीं है। तो क्लास जब ख़त्म हो जाए तो लाइव चैट बॉक्स में नहीं बताना है, फिर आपको कमेंट करके बताना है आपके जो भी क्वेश्चन हैं, या फिर आप मेरे जो व्हाट्सएप नंबर हैं मैंने दिए थे, आप उस पर भी कर सकते हो। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखो, इससे पहले मैंने कल एक सवाल दिया था आपको कि सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है, ये सवाल था। तो कुछ स्टूडेंट कह रहे थे सर यकृत होती है। तो मैं इसीलिए आपको कहता हूँ कि पहले जो क्वेश्चन दिया हुआ होता है उसको ध्यान से पढ़िए। उस क्वेश्चन में मैंने पूछा था कि मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है। क्या पूछा था? सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है। तो उसका आंसर मैंने बताया था थायराइड, और उसका आंसर होगा थायराइड। अगर आपसे पूछा जाए मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, अंतःस्रावी नहीं, सिर्फ ग्रंथि पूछा जाए, तब उसका आंसर क्या होगा? तब उसका आंसर होगा यकृत। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर अंतःस्रावी पूछा जाता है तो उसका जवाब क्या होगा? तो उसका जवाब होगा थायराइड। अगर आपसे पूछा जाता है कि सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, सिर्फ ग्रंथि पूछा जाता है, तो उसका जवाब होगा यकृत। अगर सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि पूछ ले तो उसका जवाब होगा पीयूष ग्रंथि, जो मस्तिष्क में पाई जाती है। तो उम्मीद करता हूँ आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। देखिए, जो भी मैं क्वेश्चन लाता हूँ मैं बिल्कुल उन क्वेश्चन को 2, 3, 4 बार क्रॉस चेक करके फिर ही क्वेश्चन वीडियोज़ में डालता हूँ, ताकि आपको कोई समस्या ना हो। ऐसा नहीं है कि कहीं से भी उठाया और छाप दिया, ऐसा नहीं होता है। 3-4 बार उसको क्रॉस चेक किया जाता है, वरना एक एक सवाल या एक एक नंबर कितना इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट के लिए, ये आप समझ सकते हो। अगर एक सवाल से अगर आपका सिलेक्शन रुक जाता है तो आपको कितना दुख होगा, ये मैं जानता हूँ। इसीलिए एक एक क्वेश्चन को सही 3 से 4 बार क्रॉस चेक करके फिर आपके सामने पेश किया जाता है। ठीक है, तो अब हम क्लास चालू करने वाले हैं। स्टूडेंट थोड़े कम आए हैं आज, चैनल भी कम सब्सक्राइब कर रहे हैं लोग। तो कमलेश जी थोड़ा ध्यान दीजिए। कमलेश जी हैं, ये विकास सामोता जी हैं, और फरीद जी हैं, और भी 4-5 स्टूडेंट हैं, उनका नाम लूँगा मैं। ये जाट क्लब है एक, वो भी रेगुलर आ रहे हैं क्लास में। और भी स्टूडेंट हैं, सबका नाम लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। सब हम सब फैमिली हैं, सारे स्टूडेंट एक जैसे ही है, हमारा कोई भेदभाव वाला नहीं है। लेकिन कुछ स्टूडेंट हैं जिनका नाम मुझे अभी याद हो गया, धीरे धीरे सबका याद हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं। सवाल नंबर फर्स्ट है हमारा, मानव शरीर की त्वचा का रंग बनता है। मानव शरीर की त्वचा का रंग बनता है, बताना है आपको। ऑप्शन ए, बी, सी और डी। रक्त से बनता है, WBC से बनता है, RBC से बनता है, या हीमोग्लोबिन से बनता है, आपको बताना है लाइव चैट बॉक्स में। जो नए आए हैं उनको बता दूं मैं कि नीचे 2 कमेंट बॉक्स हैं, एक तो कमेंट बॉक्स है और एक लाइव चैट बॉक्स है जिसमें लाइव चैट चल रही है। तो उस लाइव चैट बॉक्स में आपको कमेंट करना है अभी
फिर जब आपका कोई अलग से और क्वेश्चन है तो उसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे कर सकते हो, व्हाट्सएप के नंबर भी मैं दे दूंगा। अगर व्हाट्सएप के नंबर आपके पास नहीं है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं वहाँ आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। तो मानव शरीर की त्वचा का रंग बनता है रक्त से, WBC से, RBC से और हीमोग्लोबिन से। जिसने डी जवाब दिया है हीमोग्लोबिन, बिल्कुल सही जवाब है आपका। जो मानव शरीर की त्वचा का रंग बनता है वो हीमोग्लोबिन से बनता है। किससे बनता है? हीमोग्लोबिन से बनता है। अगला सवाल है हमारा, सेक्स हार्मोन कहाँ से निकलता है? बताना है आपको, सेक्स हार्मोन कहाँ से निकलता है? एड्रिनलिन ग्रंथि, काउपर ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि या ल्यूटियंस ग्रंथि? 4 ऑप्शन है, बताना है आपको। एड्रिनलिन, काउपर, थायराइड या ल्यूटियंस, सेक्स हार्मोन कहाँ से निकलता है बताना है आपको। सेक्स हार्मोन कहाँ से निकलता है? एड्रिनलिन ग्रंथि, काउपर ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि और ल्यूटियंस ग्रंथि। जिसने ए जवाब दिया है एड्रिनलिन ग्रंथि, बिल्कुल सही जवाब है। सेक्स हार्मोन कहाँ से निकलता है? एड्रिनलिन ग्रंथि से निकलता है। देखो ये हमारे शरीर के अंदर एक ऐसी संरचना पाई जाती है, ऐसी संरचना पाई जाती है। इसमें ये जो 2 गोलाकार ये आपको दिख रहे हैं, ये हमारी किडनी है। क्या है? किडनी है। इसको बोला जाता है वृक्क, बोला जाता है हिंदी में, ठीक है। इसके ऊपर देखो कुछ आपको संरचना दिखाई देगी, ये एक विशेष संरचना होती है, इसको बोलते हैं अधिवृक्क। हिंदी में क्या बोलते हैं? अधिवृक्क बोलते हैं। और इंग्लिश में क्या बोला जाता है? एड्रिनलिन ग्रंथि। इंग्लिश में क्या बोला जाता है? एड्रिनलिन ग्रंथि बोला जाता है। तो ये ऐसी होती है एड्रिनलिन ग्रंथि, और ये क्या करती है? सेक्स हार्मोन बनाती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। लाइव चैट बॉक्स में आज बहुत कम स्टूडेंट हैं, क्या बात है भाई। जिस हिसाब से ग्रोथ होनी चाहिए उस हिसाब से स्टूडेंट आ नहीं रहे हैं। स्टूडेंट तो आपके दोस्तों के साथ इसको शेयर करोगे तब स्टूडेंट आएंगे, ऐसे नहीं आएंगे। आपको भी थोड़ा सहयोग दिखाना पड़ेगा। इसलिए प्लीज़ इसके जो वीडियो की लाइव क्लास खत्म हो जाती है उसके बाद इसको शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। अगला सवाल है, कोशिका की आत्मघाती थैली किसको बोला जाता है? अब देखो जवाब तो आप दे देना, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे पता है आपको आता है इसका जवाब, लेकिन इसको क्यों बोला जाता है इसका सारा कॉन्सेप्ट मैं क्लियर करूंगा। तो पहले ध्यान से सुन लीजिए। देखो कोशिका की जो आत्मघाती थैली होती है वो किसको बोला जाता है? ABCD 4 ऑप्शन है, आपको जवाब देना है। पहले जवाब दे दीजिए आप कि इसका सही जवाब क्या होगा, बताइए जल्दी से। आत्मघाती जो थैली होती है वो किसको बोला जाता है? ऑप्शन डी जिसने दिया है जवाब, बिल्कुल सही जवाब है आपका। किसको बोला जाता है? आत्मघाती थैली बोला जाता है लाइसोसोम को। किसको बोला जाता है? लाइसोसोम को बोला जाता है। और लाइसोसोम कोशिका के अंदर एक ऐसी संरचना होती है, देखिए इस प्रकार की एक संरचना होती है जिसको बोला जाता है लाइसोसोम। अब ये आत्मघाती थैली इसको क्यों कहते हैं? तो अब इसको ध्यान से सुनिएगा, कमेंट करना एक बार रुक जाइए, एक बार सुन लीजिए क्या होता है। देखो एक जो कोशिका होती है वो शरीर की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है, और जो कोशिका होती है वो पूरे शरीर का निर्माण करती है। यानी कि हमारा जो शरीर है वो किससे मिलकर बना है? वो मिलकर बना होता है कोशिका से, ठीक है। अब क्या होता है कि कभी कभी कोशिका के अंदर ऐसा कोई हानिकारक तत्व आ जाता है या ऐसा कोई हानिकारक चीज़ आ जाती है जो कोशिका के लिए नुकसानदायक होती है। क्या होती है? कोशिका के लिए नुकसानदायक होती है। तो उस स्थिति में कोशिका को सुरक्षा प्रदान करने के लिए क्या करता है लाइसोसोम, हम इसके खुद के अंदर बहुत सारे पाचक एंजाइम होते हैं। तो वो पाचक एंजाइम क्या करता है, ये वो पाचक एंजाइम रिलीज करता है और उस हानिकारक तत्व को क्या करता है? बाहर निकाल देता है। उस हानिकारक तत्व को पचाकर बाहर निकाल देता है, ठीक है। लेकिन ये तो हुआ सामान्य कॉन्सेप्ट। अब आत्मघाती थैली इसको क्यों कहेंगे? कोशिका को ही क्यों मार देता है ये? तो एक कंडीशन ऐसी आती है जब लाइसोसोम के खुद के अंदर ही पाचक एंजाइम की मात्रा बढ़ जाती है। लगभग इसमें 24-25 प्रकार के पाचक एंजाइम होते हैं, और उस कंडीशन में इसके खुद के अंदर ही पाचक एंजाइम की मात्रा बढ़ जाती है। और जब पाचक एंजाइम की मात्रा बढ़ जाती है तो ये खुद फट जाता है, और ये खुद जैसे ही फटता है तो इसके अंदर जो पाचक एंजाइम होते हैं वो कोशिका से वो इसके अंदर से बाहर आ जाते हैं और बाहर कोशिका में फैल जाते हैं। और जैसे ही कोशिका में फैलते हैं वो संपूर्ण कोशिका को नष्ट कर देते हैं और कोशिका को भी नष्ट कर देते हैं। इसीलिए इसको आत्मघाती थैली बोला जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगला सवाल है, सबसे अधिक ऊर्जा प्रदान करता है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा और खनिज लवण। बताना है आपको प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा और खनिज लवण। 4 ऑप्शन हैं। सबसे अधिक ऊर्जा कौन सा प्रदान करता है? बताइए जल्दी से। सबसे अधिक ऊर्जा प्रदान करने वाला तत्व है, जिसने जवाब दिया है ए उनका गलत है।
और जिसने जवाब दिया है बी, उनका सही जवाब है। जो सबसे अधिक ऊर्जा प्रदान करता है वो क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट करता है। अब इसके पीछे की जो साइंस है उसको समझिए। देखो, कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से होता क्या है? वो ग्लूकोज के अणु होते हैं। किसके अणु होते हैं? ग्लूकोज के अणु होते हैं। तो आपने देखा होगा जब भी आप टीवी में या कहीं भी कोई मैच देखते हैं तो खिलाड़ी बार बार एक एनर्जी ड्रिंक पी रहे होते हैं। उस एनर्जी ड्रिंक में क्या होता है? ग्लूकोज होता है। और ग्लूकोज को वो जैसे ही पीते हैं उनके शरीर में ऊर्जा आती है, और ऊर्जा आने के बाद में वो सही ढंग से वापस से अपना जो प्रदर्शन है वो करने लगते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से ग्लूकोज के अणु होते हैं जो शरीर में अंदर जाकर क्या करते हैं? ऊर्जा प्रदान करते हैं। अगला सवाल है हमारा, मनुष्य को हृदय का दौरा पड़ता है। अब आपको बताना है मनुष्य को हृदय का दौरा कब पड़ता है, बताना है। ऑप्शन ए, बी, सी और डी। ऑप्शन ए, बी, सी और डी है। बताना है आपको मनुष्य को हृदय का दौरा कब पड़ता है। हृदय गति कमजोर होने से, हृदय गति तेज होने से, हृदय गति धीमी होने से, या रक्त में हृदय की कमी होने से। जिसने डी जवाब दिया है हृदय में रक्त की कमी होने से, उनका जवाब सही है। जिन्होंने डी जवाब दिया है हृदय में रक्त की कमी होने से, बिल्कुल सही जवाब है आपका। मनुष्य में के शरीर में हृदय का दौरा कब पड़ता है? जब मनुष्य के शरीर में रक्त की कमी हो जाती है हृदय के अंदर। हृदय के अंदर जैसे ही रक्त की कमी हो जाती है, हृदय रक्त से खाली हो जाता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है? हृदय में रक्त का जो दबाव होता है वो कम हो जाता है और उसको हृदय का दौरा पड़ जाता है, जिसको हम बोलते हैं सामान्य भाषा में या इंग्लिश में हार्ट अटैक। ठीक है, जिसको क्या बोला जाता है? हार्ट अटैक बोला जाता है। अगला सवाल है, चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था? बताना है आपको। ए, बी, सी और डी। चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था? फ्लेमिंग, एडवर्ड जेनर, जॉनसन और बेटसन। बताइए, फ्लेमिंग, एडवर्ड जेनर, जॉनसन और बेटसन। चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था? फ्लेमिंग ने किया था, एडवर्ड जेनर ने किया था, जॉनसन ने किया था और बेटसन ने किया था। जिसने बी जवाब दिया है एडवर्ड जेनर, बिल्कुल सही जवाब है आपका। चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने किया था। किसने किया था? चेचक के टीके का आविष्कार एडवर्ड जेनर ने किया था। और ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक स्टूडेंट थे। उस दौरान उन्होंने क्या किया था? उस दौरान उन्होंने चेचक के टीके का खोज किया था। और चेचक जो रोग होता है वो वायरस से होता है। 2 प्रकार के वायरस होते हैं, उससे चेचक का रोग होता है, 2 प्रकार के वायरस से। और चेचक जो मुख्य रूप से हमारी जो चमड़ी होती है, उसमें हमारी जो चमड़ी होती है वो संक्रमित हो जाती है, उस पर विशेष प्रकार के धब्बे बन जाते हैं, संपूर्ण शरीर पर धब्बे बन जाते हैं, जिसको हम सामान्य भाषा में ये भी कहते हैं कि इसको माता निकल गई है, या इसको और भी चमड़ी का कोई रोग आ गया, या ऐसे बोला जाता है। सामान्य जो गांव की भाषा में बोला जाता है वो चेचक रोग ही होता है। क्या होता है? चेचक रोग होता है। अगला सवाल है, विश्व का सबसे लंबा पौधा किसे माना जाता है? यूकेलिप्टस, पीपल, बरगद और नीम। 4 ऑप्शन कमेंट करके बताइए जल्दी से। विश्व का सबसे लंबा पौधा किसे माना जाता है? यूकेलिप्टस, पीपल, बरगद और नीम। जिसने जवाब दिया है ए वाला यूकेलिप्टस, बिल्कुल सही जवाब है आपका। बिल्कुल सही जवाब है आपका। विश्व का सबसे लंबा पौधा किसे माना जाता है? यूकेलिप्टस को माना जाता है। और यूकेलिप्टस को हम सामान्य भाषा में बोलते हैं सफ़ेदा। क्या बोलते हैं? सफ़ेदा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सफ़ेदा बोलते हैं। देखो इसकी इमेज ये इसकी इमेज है। वैसे तो ये इसकी इमेज है, लेकिन ये इस पौधे की इमेज बहुत ख़राब है। ये इसकी इमेज यानी फ़ोटो है, लेकिन इस पौधे की इमेज बहुत ख़राब है। यानी कि इस पौधे की जो इसका जो काम है बहुत ख़राब है। क्यों है? क्योंकि जिस क्षेत्र में ये पौधा उगाया जाता है ना, ये जितना अभी आपको ऊपर दिखाई दे रहा है, उसकी जड़ें उतनी ही ज़मीन के अंदर होती हैं। यानी ज़मीन में इसकी जड़ें बहुत ज़्यादा गहराई तक जाती हैं और गहराई से जल का अवशोषण करती हैं। इसलिए जिन क्षेत्रों में ये उगाया जाता है, उन क्षेत्रों का जो जल स्तर होता है वो बहुत जल्दी नीचे गिर जाता है। बहुत जल्दी क्या हो जाता है? नीचे गिर जाता है। तो इसीलिए जो सफ़ेदा होता है उसको उगाना नहीं चाहिए। जहाँ पर सफ़ेदा उगाया जाता है वहाँ पर क्या होता है? जल क्षेत्र नीचे गिर जाता है। और साथ ही इसकी जो पत्तियाँ होती हैं वो जैसे जैसे ज़मीन पर गिरती है वो मिट्टी को भी क्षारीय बनाती है। क्या बनाती है? मिट्टी को भी क्षारीय बनाती है। तो ये भी इसका नुकसान होता है। इसीलिए यूकेलिप्टस या सफ़ेदा जहाँ पर भी आप लगा हुआ देखोगे, वहाँ पर कुछ सालों बाद में आपको
उसका जो क्षेत्र जल क्षेत्र होगा वो नीचे गिरता हुआ दिखाई देगा। तो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, फूलों के अध्ययन को कहा जाता है। बताना है आपको, फूलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। एंथोलॉजी, कैरियोलॉजी, पोमोलॉजी और फ्लोरोलॉजी। बताना है आपको, एंथोलॉजी, कैरियोलॉजी, पोमोलॉजी और फ्लोरोलॉजी। जिसने जवाब दिया है डी वाला, बिल्कुल गलत जवाब है सर आपका जवाब गलत है, फ्लोरोलॉजी नहीं कहते हैं। जिसने ए जवाब दिया है उसका जवाब सही है। फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? फूलों के अध्ययन को बोला जाता है एंथोलॉजी। क्या बोला जाता है? एंथोलॉजी बोला जाता है। चलिए एक शेर आ गया तो सुना देता हूँ, शेर कहो या शायरी कहो। फूल है गुलाब का चमेली का मत समझना, फूल है गुलाब का चमेली का मत समझना, टीचर हूँ जयपुर का बरेली का मत समझना। तो कभी कभी थोड़ी हंसी मजाक भी ज़रूरी होती है मित्रों। तो इसका जो जवाब था, फूलों के अध्ययन का क्या कहते हैं? एंथोलॉजी कहते हैं। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा एक रूपांतरित तना है? बताना है आपको, निम्न में से कौन सा एक रूपांतरित तना है? ऑप्शन ध्यान से पढ़िएगा। ऑप्शन ए आलू, ऑप्शन बी शकरकंद, ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों और ऑप्शन डी कोई नहीं। बताना है आपको, निम्न में से कौन सा एक रूपांतरित तना है? आलू, शकरकंद, उपयुक्त दोनों, कोई नहीं। आलू, शकरकंद, उपयुक्त दोनों, कोई नहीं। जिसने जवाब ए दिया है, जिसने जवाब ए दिया है बिल्कुल सही जवाब है आपका। निम्न में से एक रूपांतरित तना है सिर्फ आलू। आलू ही सिर्फ रूपांतरित तना है, शकरकंद तना नहीं होती है, शकरकंद जड़ होती है। शकरकंद क्या होती है? जड़ होती है। स्टूडेंट यही मात खा जाते हैं। स्टूडेंट सोचते हैं शकरकंद और आलू, आलू को पोटैटो बोलते हैं, शकरकंद को स्वीट पोटैटो बोलते हैं, तो दोनों पोटैटो दोनों ही तना होगा। तो तना नहीं होता है बेटा, शकरकंद जड़ होती है और आलू तना होता है। इसी प्रकार के कन्फ्यूज करने वाले क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और आप उनको गलत कर बैठते हो। थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है बस, ठीक है। इन दोनों का जो कुल है वो भी अलग अलग है। आलू का जो कुल है वो तो है सोलोनेसी और शकरकंद का है कोलमोनवुलेसी, ठीक है। तो अलग अलग है, ध्यान रखना आप दोनों, ठीक है। तो रूपांतरित तना कौन सा है? सिर्फ आलू। रूपांतरित जड़ है शकरकंद। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है हमारा, संसार का सबसे तेज बढ़ने वाला पेड़ है। बताना है आपको, संसार का सबसे तेज बढ़ने वाला पेड़ है यूकेलिप्टस, बांस, यूरोपा और कोई ही नहीं। 4 ऑप्शन बताना है आपको, यूकेलिप्टस, बांस, यूरोपा और कोई नहीं। संसार का सबसे तेज बढ़ने वाला पेड़ कौन सा है? यूकेलिप्टस, बांस, यूरोपा और कोई नहीं। जिसने ए जवाब दिया है उनका गलत है और जिसने बी जवाब दिया है बांस, उनका सही जवाब है। जिसने बी जवाब दिया है उनका सही जवाब है। जो संसार का सबसे तेज गति से बढ़ने वाला पेड़ होता है वो क्या होता है? बांस होता है। वो क्या कहलाता है? बांस कहलाता है। बांस को और क्या कहते हैं? बांस को ग्रीन गोल्ड के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि हरा सोना। बांस को और क्या कहते हैं? हरा सोना भी कहते हैं। हरा सोना किसे कहेंगे? बांस को कहेंगे। अगला सवाल है हमारा, कोशिका में उपस्थित गुणसूत्र किसके बने होते हैं? बताना है आपको, कोशिका में उपस्थित गुणसूत्र, कोशिका में उपस्थित गुणसूत्र किसके बने होते हैं? डीएनए प्लस आरएनए, डीएनए प्लस प्रोटीन, आरएनए प्लस प्रोटीन, डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन और वसा। 4 ऑप्शन है। कमेंट करके बताइए, कमेंट करके बताइए क्या जवाब होगा इसका। कमेंट करिए, कोशिका में उपस्थित गुणसूत्र किसके बने होते हैं? कोशिका में उपस्थित गुणसूत्र किसके बने होते हैं? जवाब दीजिए। जिसने सी जवाब दिया है डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन, बिल्कुल सही जवाब है आपका, बिल्कुल सही जवाब है आपका। जो कोशिका में उपस्थित गुणसूत्र होते हैं वो किसके बने होते हैं? वो बने होते हैं डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन के। किसके बने होते हैं? डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन के बने होते हैं। तो कोशिका में उपस्थित गुणसूत्र किसके बने होंगे? डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन के बने होते हैं। अगला जो सवाल है हमारा, ध्यान से सुनिएगा इस सवाल को। यकृत की क्रियात्मक इकाई क्या होती है? यकृत की, देखो ये ऐसी संरचना होती है, यकृत ऐसी संरचना होती है। यकृत जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम गुर्दा भी बोलते हैं और जिसको हम किडनी भी बोलते हैं। तो अब सवाल पूछा है यकृत की क्रियात्मक इकाई क्या है?
अभी सब कुछ ही समझाऊंगा इसके बारे में। ऑप्शन ए सेफ्रॉन, नेफ्रॉन, ग्रेना या स्टोमा। आपको जवाब देना है यकृत की क्रियात्मक इकाई। यकृत की क्रियात्मक इकाई जिसने जवाब दिया है ऑप्शन बी वाला नेफ्रॉन, बिल्कुल सही जवाब है आपका, बिल्कुल सही जवाब है। यकृत की क्रियात्मक इकाई कौन सी होती है? यकृत की क्रियात्मक इकाई होती है नेफ्रॉन। क्या होती है? नेफ्रॉन होती है। और जो नेफ्रॉन होता है वो विशेष रूप से एक बहुत छोटी छोटी जालियाँ होती हैं, बहुत छोटी छोटी जालीनुमा संरचना होती है, इसके अंदर बहुत छोटी छोटी जालीनुमा संरचना होती है। और उसका जो मुख्य काम होता है वो काम सिर्फ और सिर्फ जो हमारे शरीर में जितना भी तरल होता है उसको फिल्टर करने का होता है, उसको फिल्टर करने का होता है। तो वो बहुत सारी नेफ्रॉन मिलकर क्या बनाती हैं? बहुत सारी नेफ्रॉन मिलकर यकृत का निर्माण करती हैं। यह यकृत की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो कौन सी होती है? नेफ्रॉन होती है। अगर शरीर की सबसे छोटी इकाई पूछा जाए आपसे या शरीर की क्रियात्मक इकाई पूछा जाए आपसे तो वो क्या होगी? कोशिका होगी, वो कोशिका होगी और यकृत की नेफ्रॉन। ठीक है, तो नेफ्रॉन का क्या कार्य होता है? नेफ्रॉन का कार्य होता है शरीर में पाए जाने वाले विभिन्न लिक्विड या तरल उनको फिल्टर करना और जो हानिकारक तरल बचता है उसको मूत्र मार्ग से बाहर निकालना। ठीक है, अगला सवाल है हमारा, मनुष्य को होने वाला जुखाम का कारण है। हो गया इसको जुखाम, पोंछ रहा है अपना नाक। मनुष्य को होने वाला जुखाम का कारण है ऑप्शन ए जीवाणु, ऑप्शन बी विषाणु, ऑप्शन सी कवक और प्रोटोजोआ। कमेंट करके बताइए बच्चों, मनुष्य को जुखाम किस कारण होता है? जीवाणु से, विषाणु से, कवक से या प्रोटोजोआ से? जीवाणु, विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ। जिसने जवाब दिया है बी वाला विषाणु, उनका सही जवाब है। ये वायरल डिजीज़ होती है, जो जुखाम होता है वो क्या होती है? वायरल डिजीज़ होती है। और जुखाम विषाणु के इन्फेक्शन से होता है या वायरस इन्फेक्शन से होता है। जैसे ही हम जुखाम वाले वायरस के संपर्क में आते हैं और हमें क्या हो जाता है? हमें जुखाम हो जाता है। जबकि हम क्या कहते हैं कि जुखाम हो गया यार, मुझे सर्दी लग गई। तो सर्दी लगना उसका मेन कारण नहीं होता है, उसका मेन कारण होता है हम उस जुखाम वाले वायरस के संपर्क में आए और संपर्क में आते ही हमें जुखाम हो गया। अभी वायरस चल रहा है, देखो एक विशेष प्रकार का नया वायरस आया है, चीन वालों ने भेजा है, उसका नाम है कोरोना वायरस। क्या है? कोरोना वायरस है। तो हमें क्या करना है? हमें घर से बाहर नहीं निकलना है, हमें घर के अंदर ही रहना है और उस कोरोना को भगाना है, उस कोरोना को भगाना है। अगर हम घर से बाहर निकले तो हम कोरोना को लेके घर के अंदर आ जाएंगे, फिर सबको हो जाएगा। तो ऐसा तो गलत है। इसलिए घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और हमारी वीडियोस देखते रहिए, लाइव क्लास अटेंड करिए। हम समय समय पर आपको अच्छी और एजुकेशनल लाइव क्लासेस और वीडियोस प्रोवाइड करवाते रहेंगे। और जो कल वाली क्लास लगी थी उसके कुछ सितारे हैं, वो सितारे मैं बता देता हूँ आपको। ये देखो यहाँ पर फोटो शो हो रही है, ये सितारे हैं हमारे, ये बार बार क्लास अटेंड करते हैं रेगुलरली। इसके अलावा और कोई मुझे फ़ोटोज़ भेजता ही नहीं, इसलिए मैं फ़ोटो ऐड ही नहीं कर पाया। अब 2 स्टूडेंट इसमें नए हैं, आप फ़ोटो भेजोगे तभी तो मेरे पास आएगी, तभी तो मैं ऐड करूँगा। आप सारे भेज दोगे, मैं सारे की ऐड कर दूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार इनके लिए ज़ोरदार तालियां बजा दो। ये हमारे लाइव क्लास के सितारे हैं, ठीक है, इनके लिए एक बार ज़ोरदार तालियां। और आप सबके लिए एक बार खुद के लिए भी आप ताली बजा लीजिए, क्योंकि आप भी कंटिन्यू आ रहे हैं क्लास में, सही जवाब दे रहे हैं। तो आप सबके लिए मन में एक बार ज़ोरदार तालियां बजा लीजिए, ठीक है। और मैं आप सबसे खुश हूँ, आपका बराबर सपोर्ट है और ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखना। मैं आपको जल्दी ही लाइव क्लासेस लगेगी बोर्ड पर, और बोर्ड क्लासेस भी चालू होंगी। और केमिस्ट्री की भी मैंने सर से बात करी है, तो वो शुरू करने वाले हैं बहुत जल्द। तब तक आप अपना सहयोग बनाए रखें। अगला सवाल है हमारा, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ऑप्शन बी एडवर्ड जेनर, ऑप्शन सी स्टीफन हेल्स और ऑप्शन डी हेक्सले। बताना है आपको पेनिसिलिन की खोज किसने की, बताना है आपको। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, एडवर्ड जेनर, स्टीफन हेल्स और हेक्सले। जिसने ए जवाब दिया है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, बिल्कुल सही जवाब है आपका। जो पेनिसिलिन की खोज की थी वो किसने की थी? वो की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। अब किस में की थी पेनिसिलिन की खोज? उन्होंने पेनिसिलिन नोटेटम नामक कवक में की थी, पेनिसिलिन नोटेटम नामक कवक में की थी। अब देखो हुआ ऐसे
कि जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे वो बहुत दिनों से एक टीके की खोज कर रहे थे, एक टीका बनाना चाह रहे थे, डेंगू का टीका बनाना चाह रहे थे। और वो लेबोरेटरी में रिसर्च करते रहे। तो जो एक पेट्री डिश आती है, आप जानते होंगे लेबोरेटरी में एक पेट्री डिश होती है, उस पेट्री डिश में वो एक रिसर्च कर रहे थे और उसको वो ऐसे ही छोड़ के चले गए। तो रात को वो छोड़ के चले गए, जब सुबह आके उन्होंने वापस उसको देखा तो उसमें विशेष प्रकार की एक उनको ग्रोथ या वृद्धि दिखाई दी, जिसमें सफ़ेद झागनुमा संरचनाएं थी। फिर उन्होंने उसका माइक्रोस्कोप में देखा, फिर उन्होंने उसी जो वो वृद्धि थी, उसी वृद्धि या ग्रोथ को उन्होंने कवक से अलग करके और पेनिसिलिन को बनाया। तो ये पेनिसिलिन बनाने की कहानी थी। और पेनिसिलिन से 4-5 बीमारियों का उपचार आसानी से किया जा सकता है। तो किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। और एडवर्ड जेनर ने किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने किसकी की थी? एडवर्ड जेनर ने की थी चेचक के टीके की। ये क्वेश्चन 2 बार आ गया, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, ये 2 बार आ गया। अगला सवाल है, प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद है। प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद है। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, मैं इसमें बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा आपको। प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लवण और वसा। बताना है आपको। प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? देखो ये पौधा है और ये सूरज है। सूरज की उपस्थिति में क्या होता है? पौधा क्या करता है? प्रकाश संश्लेषण करता है और प्रकाश संश्लेषण से वो अपना भोजन बनाता है। तो प्रकाश संश्लेषण का जो अंतिम उत्पाद होगा, जिसने ए जवाब दिया है कार्बोहाइड्रेट, बिल्कुल सही जवाब है आपका। प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। अब अंतिम उत्पाद का मतलब ये है कि प्रकाश संश्लेषण का मुख्य मकसद क्या होता है, क्यों करते हैं प्रकाश संश्लेषण पौधे? क्योंकि उनको कार्बोहाइड्रेट बनाना होता है। अब कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट एक विशेष प्रकार का क्या होता है? ग्लूकोज होता है। क्या होता है? ग्लूकोज होता है। और जब ग्लूकोज टूटता है, जब ग्लूकोज का एक अणु टूटता है, शरीर में टूटता है, उसका विभाजन होता है, तब एटीपी बनते हैं। क्या बनते हैं? एटीपी बनते हैं, जिसको बोलते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या बोलते हैं? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बोलते हैं। और यही एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। यही हमारे शरीर को क्या करते हैं? ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो शरीर चाहे मनुष्य का हो या पेड़ का हो, अंत में जो उत्पाद बनेगा ग्लूकोज, और उसी ग्लूकोज से क्या बनेंगे? एटीपी बनेंगे। और एटीपी ही हमारे शरीर को चलाते हैं, ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण जानकारी थी, समझ में आई होगी आपको। ठीक है, आगे वीडियो है। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है, डेंगू में मनुष्य के रक्त में किस तत्व की कमी हो जाती है? बताना है आपको। ए बी सी डी 4 ऑप्शन है, कमेंट करके बताइए। डेंगू जो बुखार होता है उस समय मानव शरीर में किसकी कमी हो जाती है? मानव शरीर के रक्त में कौन सी चीज़ है जो कम हो जाती है, बहुत ज़्यादा कम हो जाती है? जब हम कभी डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर कहता है कि आपके शरीर में ये कम हो गया है, रक्त में ब्लड रिपोर्ट आती है तो उसमें कहते हैं कि ये कम हो गया है। जिसने ए दिया है जवाब गलत है, जिसने बी दिया है उनका सही है। जब डेंगू रोग होता है तो होता है तो उस समय मनुष्य का जो रक्त होता है उसमें जो प्लेटलेट्स होती हैं उनमें भारी गिरावट आती है। प्लेटलेट्स गिर जाती हैं, बहुत कम हो जाती हैं प्लेटलेट्स। इसीलिए प्लेटलेट्स जब कम हो जाती हैं तो हमें डेंगू की समस्या उत्पन्न हो जाती है। और डेंगू बहुत कम जो प्लेटलेट्स होती है वो बहुत कम हो जाती है डेंगू में। तो इसीलिए जब ब्लड रिपोर्ट आती है या ब्लड रिपोर्ट में चेक कराया जाता है तो प्लेटलेट्स की जो संख्या होती है वो बहुत कम होती है। ठीक है, तो प्लेटलेट्स कम हो जाती है डेंगू रोग में। अगला जो सवाल है हमारा वो ये है, रक्त में पाए जाने वाली WBC का मुख्य कार्य। देखो WBC की संरचना ऐसी होती है, सफ़ेद रक्त कणिकाएं, 2% मात्रा पाई जाती है मात्र इसकी। कितनी प्रतिशत? 2% मात्रा पाई जाती है। तो रक्त में पाई जाने वाली WBC का मुख्य कार्य है रोगों से लड़ना, खून को शुद्ध करना, ऑक्सीजन को शुद्ध करना, और कोई नहीं। बताना है आपको WBC का कार्य। जिसने ए जवाब दिया है रोगों से लड़ना, बिल्कुल सही जवाब है। रक्त में WBC पाई जाती है उसका मुख्य कार्य क्या होता है? रोगों से लड़ने का। रक्त में पाई जाने वाली WBC का क्या कार्य होता है? रोगों से लड़ने का कार्य होता है। ठीक है, अगला जो सवाल है हमारा, किस विटामिन में कोबाल्ट तत्व पाया जाता है? बताना है आपको। किस विटामिन में कोबाल्ट तत्व पाया जाता है? बताना है आपको। B1, B2, B12, कोई नहीं।
जिसने सी जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है आपका। रक्त में विटामिन में, किस विटामिन में पाया जाता है कोबाल्ट तत्व? B12 में। B12 में कोबाल्ट तत्व पाया जाता है। B12 में कोबाल्ट तत्व पाया जाता है। B12 में कोबाल्ट तत्व पाया जाता है। एक क्वेश्चन मिस हो गया लगता है, नहीं हुआ तो ये क्वेश्चन सॉल्व अगला है। डायबिटीज इंसिपिड्स किस ग्रंथि से संबंधित है? बताना है आपको। डायबिटीज इंसिपिड्स किस ग्रंथि से संबंधित है? अधिवृक्क ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, टीस, बताना है आपको। देखो यहाँ पर थोड़ी मिसप्रिंट हो गई है। जो डायबिटीज इंसिपिड्स हैं वो एड्रिनल ग्रंथि से संबंधित है और एड्रिनल ग्रंथि को हिंदी में बोला जाता है अधिवृक्क ग्रंथि। थोड़ी सी मिसप्रिंटिंग हो गई, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ आपसे, रियली सॉरी। थोड़ी सी मिसप्रिंटिंग कभी कभी हो जाती है। तो अधिवृक्क ग्रंथि को ही एड्रिनल बोलते हैं और ये डायबिटीज़ इंसिपिड्स बीमारी जो होती है वो इससे संबंधित होती है। अब देखो बीमारियां दो प्रकार की होती है, एक तो होती है सिर्फ और सिर्फ डायबिटीज़, ठीक है, और एक होती है डायबिटीज़ इंसिपिड्स। दोनों ही अलग अलग हैं। अब देखो क्या होता है, जब डायबिटीज़ होता है तो उस समय तो मनुष्य का जो ब्लड होता है या खून होता है उसमें शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है, तो वो कंडीशन कहलाती है डायबिटीज़, ठीक है। जब मनुष्य के शरीर में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है और रक्त में भी शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है तो वो अवस्था कहलाती है डायबिटीज़। लेकिन जब मनुष्य की जो किडनियां होती हैं उसमें मूत्र का निर्माण ज़्यादा होता है, मूत्र का निर्माण ज़्यादा होने लग जाता है मनुष्य के वृक्क में, तो उस अवस्था को क्या कहते हैं? डायबिटीज़ इंसिपिड्स। तो डायबिटीज़ में तो शर्करा की मात्रा बढ़ती है और डायबिटीज़ इंसिपिड्स में मूत्र की मात्रा बढ़ जाती है, जिसके दौरान मनुष्य को 7 से 8 लीटर मूत्र बार बार आता है, 7 से 8 लीटर मूत्र आता है प्रतिदिन। तो ये इस प्रकार से बीमारी होती है। अगला जो सवाल है वो ये है, सारे क्वेश्चन सेलेक्टिव हैं और गोल्डन क्वेश्चन हैं, एक भी क्वेश्चन इसमें ख़राब नहीं है, सारे गोल्डन क्वेश्चन है, सेलेक्टिव क्वेश्चन है और बार बार पूछे जाते हैं, वही मैंने ऐड किए हैं इसमें। निम्न में से कौन सा जीव है जिसमें रक्त नहीं पाया जाता? बताना है आपको, कौन सा जीव है जिसमें रक्त नहीं पाया जाता? हाइड्रा, मछली, तितली, सांप। जिसका जवाब ए है हाइड्रा, बिल्कुल सही जवाब है। देखो मैं इधर पिक्चर्स भी मुझे लगाना ज़रूरी होता है, तो अगर आप ऐसा सोचते हो कि सर आप तो आंसर पहले ही बता देते हो तो आप इधर ध्यान मत दीजिए या इसको पढ़ा मत करिए, और फिर मुझे पिक्चर भी तो बतानी होती है आपको कि देखो हाइड्रा ऐसे होता है। अगर मैं अभी लगाता नहीं तो आपको पता कैसे चलता? तो हो सकता है, कोशिश करेंगे अगली बार से जब क्वेश्चन पहले शो होगा और पिक्चर बाद में शो होगी, ठीक है। तो कौन सा जीव है जिसमें रक्त नहीं होता है? हाइड्रा में रक्त नहीं होता है। हाइड्रा क्या होता है? जलीय जीव होता है। क्या होता है? एक जलीय जीव होता है। और हाइड्रा के लिए ऐसे भी बोला जाता है कि जो हाइड्रा होता है वो कभी मरता नहीं है, वो कभी मरता नहीं है। क्यों नहीं मरता है? क्योंकि जैसे ही हाइड्रा विभाजित होता है, 2 भागों में टूट जाता है, और 2 भागों में टूटते वो दोनों नए हाइड्रा बन जाते हैं, फिर 2 भागों से 4 भागों में टूट जाता है और चारों के चारों नए हाइड्रा बन जाते हैं। ऐसे इसकी जो लाइफ साइकिल है वो चलती रहती है और ये कभी मरता नहीं है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अगला सवाल है हमारा, रक्त में उपस्थित आरबीसी का कब्रिस्तान कहलाता है। रक्त में उपस्थित आरबीसी का कब्रिस्तान कहलाता है अस्थि मज्जा, प्लीहा, यकृत और अग्नाशय। बताना है आपको, रक्त में उपस्थित आरबीसी का कब्रिस्तान कहलाता है। जिसने जवाब दिया है ऑप्शन ए बिल्कुल गलत है, जिसने जवाब दिया है ऑप्शन बी उनका सही है। रक्त में उपस्थित आरबीसी का कब्रिस्तान कौन कहलाता है? रक्त में उपस्थित आरबीसी का कब्रिस्तान होता है प्लीहा। देखो ये शरीर है, ये शरीर की संरचना है और इसमें ये देखो यहाँ पर एक पॉइंट किया हुआ है, इसको बोलते हैं प्लीहा आणी या कीवा, ठीक है। ये अभी यहाँ पर ठीक से शो नहीं हो रहा है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं प्लीहा, ठीक है। तो आरबीसी का कब्रिस्तान किसको कहते हैं? प्लीहा को कहते हैं। प्लीहा में आरबीसी नष्ट होती है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आरबीसी बनती कहाँ पर है, कहाँ पर बनती है? अस्थि मज्जा में। कहाँ पर बनती है? अस्थि मज्जा में बनती है। और प्लीहा मरती कहाँ पर है? आरबीसी मरती कहाँ पर है? प्लीहा में मरती है। अगला सवाल है हमारा, वृद्धि कारक हार्मोन का निर्माण होता है। शरीर की जो वृद्धि करता है उस हार्मोन का निर्माण कहाँ पर होता है? अस्थि मज्जा, प्लीहा, पीयूष ग्रंथि
अग्नाशय बताना है आपको। अस्थि मज्जा, प्लीहा, पीयूष ग्रंथि, अग्नाशय। कमेंट करके बताइए। जिसने जवाब दिया है सी वाला बिल्कुल सही जवाब है आपका, पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि में क्या होता है, वृद्धिकारक हार्मोन का निर्माण होता है। और पीयूष ग्रंथि को हम क्या कहते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड भी कहते हैं। पीयूष ग्रंथि को हम क्या कहते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड भी कहते हैं। ये हमारे मानव के मस्तिष्क में पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है, मानव मस्तिष्क में पाई जाती है। और एक मटर के दाने के समान होती है, मटर के दाने के समान होती है। वीडियो की स्टार्टिंग में जब मैंने बताया था कि सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड होती है और सिर्फ ग्रंथि पूछा जाए तो यकृत होती है, उस समय मैंने आपको ये भी बताया था कि सबसे छोटी ग्रंथि सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है, पीयूष ग्रंथि होती है। पीयूष ग्रंथि को ही हम क्या कहते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड या पिट्यूटरी ग्रंथि कहते हैं। और इसी को मास्टर ग्रंथि भी बोला जाता है। ये मटर के दाने की समान होती है। इसका वजन 6 ग्राम होता है। कितना होता है, 6 ग्राम होता है। और ये मस्तिष्क में पाई जाती है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा आपको। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, लार किसके पाचन में मदद करती है, बताना है आपको। लार किसके पाचन में मदद करती है, स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट, वसा, लवण। स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट, वसा, लवण, 4 ऑप्शन हैं। कमेंट करके बताइए किसके पाचन में मदद करती है, स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट, वसा, लवण। लार, लार किसके पाचन में मदद करती है, लार स्टार्च के पाचन में मदद करती है, स्टार्च के पाचन में मदद करती है। अब देखो जो हमारे भोजन की जो जर्नी होती है, ये यात्रा होती है, वो कैसे होती है। जैसे ही हम भोजन खाते हैं या कोई भी चीज़ हमारे मुंह में रखते हैं, मुंह में रखते ही हमारा जो भोजन होता है वो मुंह से ही पाचन उसका पचना शुरू हो जाता है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मुंह का सबसे पहले पाचन कहाँ पर होता है, खाने का सबसे पहले पाचन कहाँ पर होता है या भोजन का पाचन का प्रारंभ कहाँ से होता है, तो वो कहाँ से होता है, मुख से होता है। मुख में जो स्टार्च होता है उसको कौन पचा देता है, लार उसको पचा देता है। तो लार स्टार्च को मुंह में ही पचा देता है। फिर बाकी जो पाचन क्रिया की प्रोसेस है वो आगे आहार नाल में पूरी संपूर्ण हो जाती है। अगला सवाल है हमारा, मानव शरीर में हड्डियों की संख्या 306, 206, 602, 603 बताना है आपको। मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, ABCD कमेंट करके बताइए। मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, 306, 206, 602 और 603। जिसने बी जवाब दिया है 206 बिल्कुल सही जवाब है। 206 कितनी होती है, 206 मानव शरीर में हड्डियों की संख्या होती है 206 हड्डियाँ होती हैं। अगला सवाल है जो आपको थोड़ा इंटरेस्टिंग भी लगेगा और आप सोचने पर मजबूर हो जाओगे। नवजात शिशु के शरीर में हड्डियों की संख्या 300, 206, 102 या 280, जवाब दीजिए। 300, 206, 102 या 280। जिसने जवाब दिया है 102 गलत है, जिसने जवाब दिया है 206 वो भी गलत है, और जिसने जवाब दिया है 300 वो सही है। कितनी हड्डियाँ होती हैं, 300 हड्डियाँ होती हैं। मानव शरीर में कितनी हड्डियाँ होती हैं, मानव शरीर में जो नवजात शिशु होता है, नवजात शिशु जब होता है तो उस समय उसके शरीर में कितनी हड्डियाँ होती हैं, 300 हड्डियाँ होती हैं। क्योंकि नवजात शिशु उस समय बिल्कुल कमज़ोर रहता है तो उसको शरीर को मजबूती प्रदान करने के लिए उस समय उसमें हड्डियाँ ज़्यादा होती हैं। ठीक है। अगला सवाल है हमारा, इंसुलिन में कौन सी धातु उपस्थित होती है, बताना है आपको। इंसुलिन में कौन सी धातु उपस्थित होती है, इंसुलिन में कौन सी धातु उपस्थित होती है बताइए। लोहा, तांबा, जस्ता, पीतल। लोहा, तांबा, जस्ता, पीतल बताना है आपको। 4 ऑप्शन हैं, ABCD, DCBA। इंसुलिन में कौन सी धातु होती है, जस्ता। कौन सी धातु होती है, इंसुलिन में जस्ता होती है। जस्ता इंसुलिन में होता है और ये इंसुलिन का निर्माण करता है। और इंसुलिन का संबंध किससे है, इंसुलिन का संबंध है डायबिटीज़ से। किससे है, डायबिटीज़ से है। ये इंसुलिन जो होता है वो हमारे रक्त में डायबिटीज़ की जो मात्रा होती है उसको कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है, उसका लेवल बनाए रखता है। तो इंसुलिन का संबंध किससे हो गया, रक्त से हो गया। रक्त में शर्करा की मात्रा को और हमारे शरीर में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करने का। अगला सवाल है हमारा,
संसार में सबसे बड़ा पुष्प किसका होता है? संसार में सबसे बड़ा पुष्प किसका होता है बताना है आपको। वुल्फिया, रेफेलेशिया, टीनिया या कमल। 4 ऑप्शन है, बताइए जल्दी से। देखो ये इस प्रकार का होता है रेफेलेशिया का फूल, इस प्रकार का होता है रेफेलेशिया का फूल, इस प्रकार का होता है। और ये रेफेलेशिया बता दिया मैंने आपको, यही इसका आंसर होगा। संसार में जो सबसे बड़ा पुष्प होता है वो होता है रेफेलेशिया का। सबसे छोटा किसका होता है? वुल्फिया का होता है। इसके बारे में भी हम बात करेंगे कभी। तो रेफेलेशिया होता है सबसे बड़ा फूल, और ये फूल इस प्रकार का होता है, बहुत बड़ा होता है। अभी इमेज में आपको छोटा लग रहा है, लेकिन ये समझ लीजिए कि आप इसका जो डायामीटर होता है, इसका जो घेराव होता है, लगभग वो 1 मीटर के समथिंग होता है। 1 मीटर से थोड़ा कम मान लीजिए। अब 1 मीटर आप समझ सकते हो कितना होता है। तो सेंटर पॉइंट से लेकर यहाँ तक ये कितना लंबा होता है? 1 मीटर के समथिंग होता है। 1 मीटर से कम मान लीजिए, थोड़ा, पूरा नहीं होता है। तो समझ में आ गया होगा आपको। अगला सवाल है, विटामिन सी का रासायनिक नाम है। विटामिन सी का रासायनिक नाम कैल्सिफेरॉल, थायमीन, एस्कॉर्बिक अम्ल और कोई नहीं। बताइए विटामिन सी का रासायनिक नाम। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सिफेरॉल, थायमीन, एस्कॉर्बिक अम्ल और कोई नहीं। कैल्सिफेरॉल, थायमीन, एस्कॉर्बिक अम्ल और कोई नहीं। बताइए जल्दी से विटामिन सी का रासायनिक नाम। जिसने जवाब दिया है सी, एस्कॉर्बिक एसिड, बिल्कुल सही जवाब है आपका। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं इसको, एस्कॉर्बिक एसिड भी बोलते हैं इसको। और विटामिन बी वन को बोलते हैं थायमीन। विटामिन बी वन को क्या बोला जाता है? थायमीन बोला जाता है। एस्कॉर्बिक एसिड से हमें कौन सा रोग होता है? एस्कॉर्बिक एसिड की कमी से एस्कॉर्बिक एसिड जब कम हो जाता है तो स्क्रवी रोग हो जाता है, या विटामिन सी जब कम हो जाता है तो स्क्रवी रोग हो जाता है। और स्क्रवी रोग में क्या होता है? मसूड़े जो होते हैं हमारे, वो मसूड़ों से खून बहता है, सूज जाते हैं और वो बार बार कट फट जाते हैं, और यही रोग क्या कहलाता है? स्क्रवी रोग कहलाता है। अगला सवाल है, अरक्तता रोग किसकी कमी से होता है? बताना है आपको। अरक्तता रोग किसकी कमी से होता है? अरक्तता रोग किसकी कमी से होता है? हीमोग्लोबिन, WBC, RBC और प्लेटलेट्स। अरक्तता रोग किसकी कमी से होता है? जिसने जवाब दिया है हीमोग्लोबिन, बिल्कुल सही जवाब है आपका। जब हमारे रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है, हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है, उस समय हम क्या रोग, कौन सा रोग हो जाता है? उस समय हो जाता है अरक्तता रोग। कौन सा रोग? अरक्तता रोग हो जाता है। अब देखो अरक्तता के सिम्टम्स भी मैं बता देता हूँ आपको। बार बार मनुष्य को थकान महसूस होती है, उसकी त्वचा का रंग धीरे धीरे पीले पड़ने लग जाता है, बार बार उसको चक्कर आते हैं, और उसके जो हृदय की धड़कन होती है वो तेज हो जाती है। ये किसके सिम्टम्स हैं? ये अरक्तता रोग के लक्षण हैं। थकान होना, त्वचा पीली पड़ना, चक्कर आना और हृदय गति तेज हो जाना, धड़कन बढ़ जाना, ये किसके लक्षण हैं? ये अरक्तता रोग के लक्षण हैं। और अरक्तता रोग किसकी कमी से होता है? हीमोग्लोबिन की कमी से होता है। ये हमारे कल के फिर से सितारे आ गए हैं, जिन्होंने कल बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया था। इन सभी को एक बार फिर से थैंक यू। ये लाइव क्लास के सितारे हैं हमारे। और इसके अलावा और भी जो स्टूडेंट हैं जो कंटिन्यू हमें जवाब देते हैं, लाइव क्लास में बने रहते हैं, सही जवाब देते हैं, उन सभी को भी मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप भी हमारी जो इंपीरियल एग्रो क्लासेस हैं उसके सितारे हो। आप जब तक फ़ोटो नहीं भेजोगे हमें पता नहीं चलेगा। फ़ोटो आप, कोई दिक्कत नहीं है, आप नाम भी भेज सकते हो, हम नाम भी ऐड कर देंगे अगर आप चाहते हो तो। हमारी तरफ से कोई फोर्स नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे सितारे हैं। और साथ ही मैं आपसे कहना चाहूँगा कि हो सकता है कल या परसों केमिस्ट्री की एक टेस्ट सीरीज ला सकता हूँ मैं आपके लिए, जिसमें आपको केमिस्ट्री के कुछ बेसिक क्वेश्चंस बताए जाएंगे। तो उसका भी टाइमिंग आप मुझे बता दीजिएगा कि किस प्रकार, कब आप फ्री रहते हो तो उसी अकॉर्डिंग रखें। शाम को तो बायोलॉजी की क्लास कंटिन्यू लगेगी हमारी 8-8:30 बजे, और सुबह एग्रीकल्चर की 11 बजे वो कंटिन्यू लगेगी। अगर आप 4, 5 या 3 बजे या 6 बजे तक अगर फ्री होते हो, तो जैसे भी फ्री होते हो तो उस समय एक केमिस्ट्री की क्लास में डालना चाहता हूँ। टेस्ट सीरीज 2-4 क्लासेस उसकी करते हैं, देखते हैं कैसा रिस्पॉन्स आता है, फिर उसको कंटिन्यू करेंगे। तो टेस्ट सीरीज आपको कैसी लग रही है, इसका जवाब देना कि टेस्ट सीरीज आपको पसंद आ रही है या नहीं आ रही है, ठीक है। फिर थ्योरी भी चालू करेंगे थोड़े दिनों में। और थोड़ा सा लिंक शेयर करिए चैनल का, चैनल को सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइबर्स थोड़े कम हैं, जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे उतना ही अच्छा रहेगा, पढ़ाने का मज़ा भी आएगा।
और आपको भी जवाब देने का मज़ा आएगा। और फिर उसके बाद में जैसे मैंने आज ग्रुप में मैसेज देखे थे तो कुछ स्टूडेंट कह रहे थे कि प्रतियोगिता होगी शाम को, तो जल्द ही मैं सोच रहा हूँ कि एक प्रतियोगिता भी रखी जाए लाइव, जिसमें जो सबसे ज़्यादा जवाब देगा सही उसके लिए कुछ इनाम ऐसा भी मैंने कुछ सोचा है। अभी तक सिर्फ सोचा है, उस पर थोड़ा काम करना पड़ेगा, किस प्रकार से किस स्टूडेंट को फर्स्ट रखना है, किसको सेकंड रखना है, कैसे कैसे जवाब देने हैं। तो उस हिसाब से थोड़ा सा भी चल रहा है, चैनल के बहुत सारे काम बाकी हैं जो चल रहे हैं। आपको PDF भी प्रोवाइड करवानी है, वो काम भी चल रहा है। तो बहुत सारे काम हैं, ऐसे आपके लिए ही चल रहा है सारा काम। तो ये आज लाइव क्लास हो सकता है थोड़ी छोटी लगी हो आपको, तो इतना ही। और आपको एक काम करना है, इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे हमें फॉलो करना है। आपको फेसबुक पे हमारा पेज है इंपीरियल एग्रो क्लासेस के नाम से, वहीं आपको वो सेम फ़ोटो मिलेगी तीनों प्लेटफॉर्म पे, वही पीले कलर की फ़ोटो मिलेगी जिसमें ब्लू कलर में इंपीरियल एग्रो क्लासेस लिखा हुआ होगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे सुबह 11 बजे लाइव क्लास में। तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, ठीक है। थैंक यू।